ओके लेट अस स्टार्ट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में 23 वर्सेस 24 कोई फर्क है नहीं, बराबर। सो whatever book you are following, that's fine. तो सबसे पहला रीडिंग है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव मार्केट फीचर्स। राइट, दो बुक है, यहाँ पे See, I am just reading out from the book. A derivative is a security that derives its value from the value of another security or a variable at some specific future date. The security or variable that determines the value of derivative security is referred to as the underlying of the derivative. So basically ऐसा है कि जो फाउंडेशन है वो क्या है, एसेट है। एसेट और कोई वेरिएबल है, ठीक है। मतलब एसेट जो है ना उसका प्राइस होगा, भाव होगा, और कभी कभी भाव नहीं है लेकिन और कुछ वेरिएबल है, बराबर। मैं सिंपल एग्जांपल हमेशा देता हूं कि सपोज मेरा पढ़ाने का काम है, राइट, इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और रोज मेरे यहाँ इंक्वायरी आती है, वॉक-इन्स आते हैं, किसी को सीएफए के बारे में जानना है, कैट के बारे में जानना है, व्हाटएवर। तो बाजू में सपोज दो प्यून है, बाजू वाले ऑफिस में दो प्यून है, वो हमेशा नोट करके रखते हैं कि आज के दिन सुबह 10 से रात में 8 बजे तक बाजू में 304 नंबर के ऑफिस में कितनी इंक्वायरी आई, समझ आ रहा है। दे जस्ट कीप अ नोट के व्हाट इज द नंबर ऑफ इंक्वायरीज, दैट बिकम्स अ वेरिएबल। वो एक वेरिएबल हुआ कि आज 8 इंक्वायरी आई, आज 12 आई, आज 7 आई, बराबर। और वो लोग कुछ रूल बना देंगे, वो लोग कुछ क्या बना देंगे, रूल। सपोज दो प्यून से ए और बी, और ऐसा बोलते हैं कि अगर 10 से कम इंक्वायरी आई तो ए को पैसा मिलेगा 100 रुपए, और 10 से ज्यादा आया तो बी को पैसा मिलेगा 100 रुपए, समझ में आया। तो ये जो अरेंजमेंट हुई ना, ये जो अरेंजमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, राइट, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब दिस अंडरलाइंग एसेट प्लस रूल, दिस बिकम्स अ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए आपको बस एक वेरिएबल चाहिए जो बदलता रहना होना चाहिए। वो वेरिएबल मेरे अभी जो समझाया नंबर ऑफ इंक्वायरीज, बट कभी कभी कुछ और होता है कि शेयर का भाव, गोल्ड का भाव, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, व्हाटएवर। इवन यूएस में और सब में वेदर पे डेरिवेटिव्स मिलते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। सपोज अहमदाबाद का टेम्परेचर मई में एवरेज 42 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, उसके हिसाब से किसी को पैसा मिलेगा, किसी को पैसा देने का। तो ये जो अंडरलाइंग एसेट या वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग। अगर वो नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता, अगर वो नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, फिर एक काम करो कि अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकता है, वो एक आध पेज स्किप करो, दिया हुआ है अंडरलाइंग एसेट्स एंड वेरिएबल्स, वो पढ़ो। अंडरलाइंग एसेट्स और वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं वो दिया हुआ है।
Just go through that. फ्यूचर्स में आ गए सपोज 3 महीने बाद का एक प्राइस डिसाइड किया बाहर सेलर में मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में अभी से डिसाइड किया ओटी से नहीं होगा ओटी से हो जाएगा फ्यूचर्स हो जाएगा क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड हो सकता है, देखो स्टॉक तो हो ही सकता है, हाँ शेयर तो हो ही सकता है, बाकी बॉन्ड हो सकता है, फिर इंडेक्स हो सकता है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी है तो उसके ऊपर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, फिर करेंसी हो सकता है, अगेन इंडिया में है यूएसडी वर्सेस आईएनआर, यूरो वर्सेस आईएनआर, इसके ऊपर भी हो सकता है, फिर इंटरेस्ट रेट, राइट? तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्या इंटरेस्ट रेट होगा या आरबीआई का रेपो रेट कितना होगा, मतलब उन सब पे आप डिजाइन कर सकते हो। फिर कमोडिटीज पे तो होता ही है, राइट? गोल्ड पे, क्रूड पे, राइट? उसमें हार्ड बोला है लाइक गोल्ड एंड ऑयल या सॉफ्ट टिपिकली ग्रोन सच एज कॉटन, तो अपने यहाँ तो गुजरात में और इंडिया में तो सालों से है, जिसको वायदा बाजार नहीं बोलते, ऊंचा जाओगे तो जीरा का बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, सुरेंद्रनगर और वहां सब जाओगे कपास, कॉटन, सालों से उसमें ट्रेडिंग सिर्फ स्पॉट में नहीं होता, फॉरवर्ड मतलब वायदा बाजार, वो डेरिवेटिव ही है, तो दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट न्यू टू इंडिया, सालों से ये सब होता ही है, ठीक है? फिर एक और चीज है क्रेडिट डेरिवेटिव, वो खास पढ़ो। क्रेडिट डेरिवेटिव मतलब क्या? द वर्ड क्रेडिट मींस के जो भी बंदे का ऑब्लिगेशन है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, मतलब सपोज मुझे आपको 5 लाख देने हैं तो मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो उस पर भी लोग सट्टा कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके बॉन्ड है, बराबर? सपोज अभी बायजू है तो बायजू फंसा हुआ है, बायजू के काफी बॉन्ड मार्केट में है, तो मुझे अगर इस पे सट्टा खेलना है, सपोज आपके पास बायजू का बॉन्ड है, सपोज यू आर इन्वेस्टर्स इन बायजूस बॉन्ड्स से ₹10 लाख, और इसमें भी 3 साल का टाइम बाकी है, तो यू आर रियली वरीड कि यार इसमें पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं सामने आपको ऐसा बोलता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ कि अगर डिफॉल्ट हुआ ना तो आपका जो नुकसान होगा वो आप मुझसे ले लेना, आई विल पे यू द लॉसेस, बट उसके बदले अभी 3 साल बाकी है, एवरी ईयर सपोज यू हैव टू पे मी 50,000 रुपीज, हर साल 50,000 मेरे को पे करो, अगर डिफॉल्ट होता है तो आपका जो भी नुकसान होगा वो मैं आपको बकाया कर दूंगा, तो दैट्स अ क्रेडिट डेरिवेटिव, और ये जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको टिपिकली बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस, ठीक है? और एज आई टोल्ड यू वेदर का भी हो सकता है, अभी क्रिप्टो का भी है, तो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज, बराबर? उन्होंने लिखा है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस और स्वैप्स, लेकिन वो मैं अभी समझाता हूं, अभी मत करो वो, आप लोग नेक्स्ट एलओएस पे आओ, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लिखा है, मिला? तो पूरा पढ़ो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव पूरा, जो 4-5 पैराग्राफ को पढ़ो, मैं समझाता हूं।
ऑनलाइन फॉलो हो रहा है ना? Excuse me. ओके, तो आपका जो कोई भी डेरिवेटिव होगा या कोई भी फाइनेंशियल एसेट होगा, उसका जो ट्रेडिंग होगा ना, उसमें दो सिस्टम्स होते हैं। तो पहला सिस्टम है वो एक्सचेंज वाला है, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम, राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। उसमें क्या होता है कि जो भी बायर सेलर्स होंगे उनके बीच हमेशा एक्सचेंज आएगा। जैसे अपना स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, तो भले कोई भी बेचे कोई भी खरीदे, इट विल गो थ्रू आइदर एनएससी और बीएससी, राइट। अंदर अंदर नहीं होता है, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, राइट। ब्रोकर्स तो हो सकते हैं बीच में, वो ठीक है, बट सवाल ये है कि फाइनल ट्रांजैक्शन, सपोज मैं शेयर बेच रहा हूं, तो मेरे डीमैट अकाउंट में से शेयर कहां जा रहा है? दूसरे इंडिविजुअल के पास नहीं जा रहा है, एनएससी या बीएससी के पास जा रहा है। अगर मैं बेच रहा हूं तो पैसा कहां से आ रहा है? दूसरे इंडिविजुअल से नहीं आ रहा है, बीएससी या एनएससी से आ रहा है। मतलब हर एक में जो क्लियरिंग हाउस लिखा है ना, कि एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस होता है, वो सेंट्रल काउंटर पार्टी बन जाता है। हर एक बायर के लिए वो सेलर है, सेलर के लिए वो बायर है। और इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई एक लेग फेल हो गया, बराबर, सपोज सेलर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, सपोज सेलर ने ऐसे ही सेल का बटन दबा दिया, डीमैट अकाउंट में है नहीं शेयर, बराबर, बट एज अ बायर अगर मैंने पैसा दे दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं।
क्योंकि मुझे तो एनएसई के साथ डील करना है, समझ रहे हो? तो वो जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, वो इसमें ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है फॉर बायर्स एंड सेलर्स. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. ठीक है? और ये सब करने के लिए यू हैव टू फॉलो स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जैसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है तो मार्जिन रखवाते हैं, विच इज इनिशियल डिपॉजिट, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कि आप ट्रेड कर रहे हो, अगर नुकसान होगा तो कहां से पैसा आएगा, तो बोले अभी से पैसा रखो. और प्लस अगर आपका नुकसान बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा मंगवाते हैं, दे आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी व्हिच इज कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन. ठीक है? तो वो सारी चीजें इसमें होती है. प्लस इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड, राइट? सपोज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, तो फ्यूचर होगा तो लॉट साइज होगा. सपोज कोल इंडिया है, उसका भाव लगभग 350 पौने 400 है, तो लॉट साइज 2100. मतलब खरीदना है बेचना है तो 2100 या उसके मल्टीपल्स में ही कर सकते हो, राइट? सो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. आप बोलो मेरे को 500 शेयर का करना है तो नहीं कर सकते. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सचेंज जो बनाएगा वही आपको फॉलो करना है. उससे क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के कारण लिक्विडिटी बढ़ जाती है. लिक्विडिटी बहुत होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है और आराम से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो. सी जस्ट कंपेयर स्टॉक मार्केट विद रियल एस्टेट मार्केट. स्टॉक मार्केट में 9 बजे नक्की किया कि 9:30 बजे 1 करोड़ का शेयर खरीदना है, खरीद सकते हो. 2:30 बजे नक्की करा 1 करोड़ में से 70 लाख बेच देना है, बेच सकते हो, राइट? रियल एस्टेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? लिक्विडिटी नहीं है. तो जो भी मार्केट लिक्विड होता है उसमें एंट्री और एग्जिट आप बहुत आराम से कर सकते हो. सो दीज आर फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. इससे ऑपोजिट और इससे काफी डिफरेंट आता है ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट. ठीक है? तो वो कैसे है वो पढ़ो. नेक्स्ट जो है, जो भी 2-3 पैराग्राफ से पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं.
पढ़ रहे हो? थर्टी फर्स्ट नेक्स्ट संडे को आएगा नहीं? थर्टी फर्स्ट को चालू रखेंगे। अभी कैपेसिटी खोला दोपहर को क्या करने का है? दोपहर को फिर पार्टी करनी है। एक तारीख की छुट्टी दे ओके, अब जो दूसरी टाइप का मार्केट है, दिस वाज एक्सचेंज ट्रेडेड, अनदर इज ओटीसी। तो ओटीसी में क्या होगा? ये बायर्स और सेलर्स है, वो अंदर अंदर डील करेंगे, राइट? दोनों सिस्टम में ब्रोकर्स तो हो ही सकते हैं, बट सवाल ये कि फाइनल ट्रांजैक्शन किसके बीच होता है? तो अगेन रियल एस्टेट है, तो ब्रोकर ने आपको मिलाया, सपोज मुझे ऑफिस बेचने का है, तो मुझे एक पार्टी से मिला है, हमने नक्की करा, सपोज 10 लाख में ट्रांजैक्शन नक्की हो गया, राइट? और टिपिकली कैसा होता है कि चलो 10 लाख में डील फाइनल हो गई, अभी 50,000 टोकन मनी, और एक महीने में आपको पैसा देना है, वो मुझे पैसा देगा, मैं उसको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, बराबर? दिस इज हाउ ट्रांजैक्शंस हैपन। बट सपोज एक महीने के अंदर वो पार्टी को कोई दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई, या कोविड ऐसा हो गया एकदम से 10 लाख का वो माल 7 लाख हो गया था, तो दैट पार्टी माइट गो बैक ऑन इट्स वर्ड, यार मेरे को नहीं खरीदना है, टोकन रखो, बराबर? तो काउंटर पार्टी रिस्क इसमें हो सकता है। तो ऐसा जो मार्केट है, दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर, के बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली उसमें डील करेंगे, और उसमें ना ये वाले मार्केट जो होते हैं उसमें ब्रोकर तो बराबर, लेकिन डीलर होता है। ब्रोकर और डीलर में फर्क क्या होता है? ब्रोकर सिर्फ आपको सामने वाली पार्टी ढूंढ के देगा, बायर का सेलर, सेलर को बायर ढूंढ के देगा। डीलर क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ढूंढने का ट्राई करेगा, बट अगर नहीं है तो वो खुद पोजीशन ले लेगा। सो दिस मार्केट इज डोमिनेटेड बाय डीलर्स, और जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डीलर्स बनते हैं।
समझ में आया? तो ये जो मार्केट है उसमें कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं है, क्रेडिट रिस्क काफी है, रेगुलेशन बहुत कम होता है, राइट, कस्टमाइजेशन फुल है, राइट, के बायर और सेलर को जो भी टर्म डालने हैं वो डाल सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन, राइट। और इनोवेशन, नया नया प्रोडक्ट अगर निकालना है तो वो सब आप कर सकते हो, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई रहेगा इसमें, और लिक्विडिटी कम रहेगा। तो इस टाइप का जो मार्केट होता है दैट इज कॉल्ड ओटीसी। समझ में आया? तो दोनों के जो सेलिएंट फीचर लिखे हो पढ़ लो, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बताओ। पढ़ा? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं कि जो डेरिवेटिव्स है ना, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मार्केट तो समझा दिया। नाउ जो सबसे सिंपल डेरिवेटिव है दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोले तो इट इज ऑलवेज ओटीसी। फॉरवर्ड मतलब ओवर द काउंटर, बीच में कोई एक्सचेंज आएगा नहीं, बराबर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज मार्केट बंद हुआ 23 दिसंबर 2023, उस दिन कोल इंडिया का भाव 355 था, बराबर। और मैंने और मनन ने ऐसा एग्रीमेंट किया कि मैं बाय करूंगा, मनन सेल करेगा, मैं बाय करूंगा, मनन सेल करेगा 100 कोल इंडिया के शेयर। कौन सी डेट पे? सपोज 20 फरवरी को 2023 एट 400 रुपीज पर शेयर। तो ये जो एग्रीमेंट हमने बनाया है ये रिटर्न हो सकता है, वर्बल हो सकता है, कुछ भी, बट दिस इज एन एग्रीमेंट।
तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये क्या हो गया? ये खरीद बेच होगा फ्यूचर में, फिक्स डेट फिक्स भाव, तो दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो बाय कर रहा है, बाय का प्रॉमिस कर रहा है, उसकी पोजीशन बोलते हैं लॉन्ग, और जो सेल कर रहा है उसकी पोजीशन बोलते हैं शॉर्ट। बराबर? अच्छा, तो 23 दिसंबर को ये एग्री कर दिया, ट्रांजैक्शन डेट 20 फेब, तो मान लो 20 फेब डेट आ गई, तो उस दिन क्या होगा कि Nikin and Manan, I will have to pay for 400 into 100, 40,000 rupees. Manan will give me 100 Coal India shares. This is called settlement. इसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। और ये सेटल हो गया तो दैट इज द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज 20 फरवरी को मनन अहमदाबाद में नहीं है, सो ही इज नॉट इन पोजीशन टू गिव मी डिलीवरी ऑफ 100 शेयर्स, और वो बाहर है, तो हम लोग फोन पे बात करते हैं और हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं कि 20 फरवरी को भी कोल इंडिया का ट्रेडिंग तो चालू ही होगा। उस दिन सपोज भाव 410 रुपया चल रहा है स्पॉट, राइट? तो मुझे मनन को देने के 40,000, मनन जो मुझे माल देने वाला है उसकी कीमत आज के तारीख में क्या है? 41,000 रुपीज। सो स्ट्रेट अवे डिफरेंस ऑफ 1,000 रुपीज कैश मनन कैन गिव टू मी। मनन मुझे 1,000 रुपए दे देगा, 40,000 तो मैं वैसे भी खर्चा करने वाला था, तो 41,000 में मैं मार्केट में से 100 कोल इंडिया ले ही सकता हूं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट बाय कैश। तो कोई भी डेरिवेटिव का सेटलमेंट या तो डिलीवरी से हो सकता है या कैश से हो सकता है। यहां मैंने फॉरवर्ड का एग्जांपल दिया, बट कोई भी डेरिवेटिव हो, आइदर इट कैन बी डन सेटल बाय कैश और डिलीवरी। कैसे होगा? फॉरवर्ड है, कस्टमाइजेशन है, तो बायर और सेलर नक्की करेंगे, ठीक है? दिस इज व्हाट यू मीन बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो अभी फर्स्ट पेज पे जो उनका एग्जांपल था फॉरवर्ड का, वो पढ़ लो। एक में शेयर लिखा है ना,
बोलो समझ में आया? बराबर। और अगर आप सोचो ये जो था कोल इंडिया, हमने जो भाव नक्की किया था 400, राइट? ट्रांजैक्शन कौन से भाव पे होगा? 400 पे, राइट? तो लास्ट दिन पे जो एग्रीड प्राइस है उससे अगर भाव बढ़ गया, जैसे यहाँ पे बढ़ गया था 410 था, तो जिसका बाय पोजीशन है लॉन्ग, उसको प्रॉफिट होगा। मतलब 400 से ऊपर जाएगा ना तो प्रॉफिट, 400 से नीचे जाएगा तो लॉस। इसके लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। और जो शॉर्ट होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन होगा। शॉर्ट वाले को कब फायदा होगा? जब भाव घटे तो, राइट? सो दिस इज हाउ मार्केट्स विल वर्क। लॉन्ग मतलब बुलिश, उसको भाव बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। शॉर्ट मतलब बेरिश। ठीक है? ऑनलाइन फाइन। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे सब लिखा है जो हमने डिस्कस किया ना, कि डिलीवरेबल है कि कैश सेटल्ड है, बराबर। और उसके नीचे सब लिखा है कि डेरिवेटिव का यूज, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी दूसरा डेरिवेटिव है, उसका यूज अगर आप रिस्क कम करने के लिए करते हो, सपोज यू आर यूजिंग इट टू रिड्यूस द रिस्क, तो उसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। देन इट इज नोन एज हेजिंग, राइट? और आप सब रिस्क निकाल सकते हो तो फुल हेज, थोड़ा रिस्क निकाल सकते हो तो पार्शियल हेज। और कुछ लोग हेजिंग करते हैं जिनको रिस्क कम करना होता है, और जिसको रिटर्न बढ़ाना है। रिस्क तो चलो लेंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिटर्न अर्न ज्यादा करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्युलेटिव। उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्युलेटिव। ठीक है? और जिसको स्पेक्युलेशन करना है या इवन हेजिंग करना है, तो वो तो कैश मार्केट में भी कर सकता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कैश के मुकाबले डेरिवेटिव से करें तो कुछ फायदे हैं। तो क्या फायदे वो लिखे हैं, देखो। Investors can gain exposure to a risk at low cost, effectively creating a highly leveraged investment in the underlying. तो ये एक मेन चीज है कि डेरिवेटिव्स में अगर पोजीशन लेना है आपको, सपोज ये था, कितने शेयर के लिया? इसका लिया 100 शेयर, 100 इंटू लगभग 400, मतलब 40,000 रुपए का मैंने पोजीशन लिया। लेकिन शुरुआत में मेरे जेब में अगर 500 रुपए भी होंगे तो चलेगा, इवन नहीं होंगे तो भी चलेगा। अगर मीकिंग को मनन को मीकिंग पे भरोसा है तो शुरुआत में 1 रुपया भी एक्सचेंज हो नहीं रहा है, राइट? एंड हाइपोथेटिकली मान लो 1 रुपया हम लोग रख रहे दोनों, तो 1 रुपये पे मैं 40,000 का पोजीशन ले रहा हूं। सो इट्स अ हाईली लेवरेज्ड पोजीशन एंड इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। ओके,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लो होंगे, राइट। और ये भी होता है कि सही में शेयर खरीदते हो बेचते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज, सबसे बड़ा मगजमारी होता है टैक्स। जैसे ही बेचोगे तो टैक्स लगेगा, तो वो सारी चीजें आप बच सकते हो डेरिवेटिव्स में। एंड इनिशिएटिंग अ डेरिवेटिव पोजीशन मे हैव लेस इंपैक्ट ऑन मार्केट प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइन relative to initiating an equivalent positioning underlying through a cash market transaction। मतलब कोल इंडिया तो फिर भी बड़ी कंपनी है, लेकिन कोई छोटी कंपनी होगी ना और आप बोलोगे मेरे को 10,000 शेयर खरीदने, तो एक्चुअल अगर खरीदोगे तो आपके ट्रांजैक्शन के कारण ही भाव बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट इंपैक्ट। जबकि ये प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव मार्केट में जनरली नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। सो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ अ derivatives as compared to cash market transaction। ठीक है, अच्छा तो ये अपना बेसिक हुआ। प्लीज देख लो, हाँ भाई क्विज में क्या है फर्स्ट में और सेकेंड लीस्ट एक्यूरेट पूछा है, गलत, तो हाँ डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन फाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। उसमें जो पहला एलओएस है, पहला एलओएस है ना, फॉरवर्ड और फ्यूचर लिखा है। फॉरवर्ड तो मैंने समझा दिया आपको, फॉरवर्ड मैंने आपको समझा दिया। सो नाउ लेट अस कम टू फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स क्या है? तो फ्यूचर में सिर्फ ये याद रखो कि कंसेप्चुअली सेम एज फॉरवर्ड बट अवेलेबल ओनली वाया एक्सचेंज। ठीक है, कभी भी कोई फ्यूचर्स बोले तो समझने का कि ये कोई एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। लेट अस गो बैक टू द सेम एग्जांपल के 23 दिसंबर 2023 कोल इंडिया स्पॉट का भाव था 355। मेरे को खरीदना है फरवरी में, नितिन को खरीदना है फरवरी में, और मेरे को करना था 20 फरवरी। तो मैं एनएससी को बोलूंगा कि मेरे को 20 फरवरी पे खरीदना है। तो एनएससी बोला भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मंथ का लास्ट थर्सडे, सिर्फ मंथ का लास्ट थर्सडे आप खरीद सकते हो। सपोज लास्ट थर्सडे 25 फेब है,
So okay, I said I will buy, NSE will sell. I am saying 100 कोल इंडिया, तो NSE बोलता है बेटा 100 नहीं होता, 20 और 100 होते हैं हमारे, लॉट साइज होता है, तो आई से ओके 2100, राइट. I will buy 2100 कोल इंडिया on say 25 Feb 2023, बराबर. तो ये फ्यूचर्स हो गया, दिस इज नोन एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, इसमें भाव होगा. तो सपोज प्राइस इज 360 रुपीज, प्राइस इज 360 रुपीज, ठीक है. एक्चुअली देखो, कोल इंडिया मनी कंट्रोल पे जाओ, गो टू मनी कंट्रोल या व्हाटएवर ऐप यू आर यूजिंग, कोल इंडिया निकालो, फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस बोलो, और फ्यूचर में जाके फरवरी का फ्यूचर देखो. ठीक है, 363 है, और स्पॉट प्राइस क्या था? 365.50 का फ्यूचर. अच्छा, स्पॉट प्राइस 363 है, और फरवरी फ्यूचर्स सो लेट अस से 366. और फेब की डेट भी बता दो, डेट लिखी होगी. 24 फेब है, 29 है, 29 फेब. लीप ईयर आ रहा है. हाँ, 2024, बराबर. तो ये मेरा एनएसई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. दिस इज नोन एज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बराबर. अच्छा, अच्छा, सो जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेट कौन सी है? 29 फेब है, तो अपने 29 फेब को चले गए और उस दिन मिकिन एंड एनएसई मेरे को 2100 शेयर कौन से भाव पे? 366 पे. कितने रुपए देने के? 2100 इंटू 363 रुपीज, है ना, ऑलमोस्ट 8 लाख समथिंग ऐसा कुछ होगा. और सामने एनएसई मेरे को दे देगा 2100 शेयर्स. सो दिस इज सेटलमेंट, isn't it? This is settlement by delivery. और अभी इंडिया में ऐसा रूल हो गया है लास्ट अक्टूबर से कि सेटलमेंट डिलीवरी से ही हो सकता है, बट उससे पहले ऐसा था कि कैश से भी चलेगा. तो मैं एनएसई को दूं या एनएसई मुझे दे, डिपेंडिंग ऑन लास्ट दिन क्या भाव है. अगर 363 नहीं, 366, अगर 366 से ज्यादा है तो एनएसई मुझे पैसा देगा, अगर कम है तो मैं एनएसई को पैसा दूंगा, बराबर. तो दिस इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, फर्क कहां पे पड़ता है कि सपोज 23 दिसंबर को मैंने चालू किया, नाउ सपोज 10 जनवरी है, 10 जनवरी 2024, बराबर. और कोल इंडिया का स्पॉट का भाव ऐसा कुछ हुआ कि 450 हो गया, बराबर. कोल इंडिया का भाव 450 हो गया है. तो आप देखो यहाँ पे स्पॉट 363 था, तो फरवरी वाला फ्यूचर्स 366, 3 रुपए ज्यादा था. तो अप्रोक्सीमेट ऐसा है, अगर रिलेशन चालू रहे तो कोल इंडिया फेब वाला फ्यूचर्स वो सपोज 453 है, बराबर. और मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने बाय पोजीशन लिया था 366
6 पे, अभी उसी चीज का भाव हो गया है 453। सो मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया और भाव बढ़ गया है, और इतना तो मेरे लिए बहुत इनफ है, राइट? ये मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 87 रुपीज इंटू 2100, इतना प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज गुड इनफ फॉर मी। और मुझे टेंशन है क्या? फिर ये भाव तो घट भी सकता है। अगर अभी इतना पैसा मिल रहा है, लेट मी बुक द प्रॉफिट। तो मैंने पहले बाय करा था, अभी बीच में सेल कर सकता। जो लास्ट डेट है 29 फेब, वो भी आया नहीं है, उसके बीच में ही मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, वो मैं प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज कर सकता। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज अवेलेबल बिकॉज इट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, जहां पे लिक्विडिटी भरपूर है। और ऐसा बीच में निकल जाओ, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ। उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ या क्लोजिंग आउट। इसको बोलते हैं क्लोज, स्क्वायर आउट, सॉरी स्क्वायर ऑफ करना या क्लोज आउट करना। और 95% से ज्यादा लोग यही करते हैं। इवन लास्ट दिन तक रखना है ना, तो 29 फरवरी तक जाएंगे, लेकिन सपोज 3 बजे 3:30 बजे एक्सपायरी है, तो 2-2:30 बजे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। समझ में आया? सो दिस इज हाउ फ्यूचर्स मार्केट ऑपरेट्स, एंड दिस इज द की फीचर in which it differs from forward market. फॉरवर्ड में बीच में करना बहुत डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है? और यहाँ मैंने प्रॉफिट दिखाया। सपोज आप लॉस में हो और आपको लगता है कि और लॉस बढ़ जाएगा, अपने को एग्जिट करना है, तो वेदर इन प्रॉफिट और इन लॉस, बट इफ यू वांट टू एग्जिट मिडवे, इट इज वेरी मच पॉसिबल इन योर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? सर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर એટલે જે रोल ओवर अभी नहीं, मतलब वो भी आएगा, बट इसमें कुछ रोल ओवर नहीं है। क्लियर? ऑनलाइन સેલ ના કરે રોલ ઓવર કહેવાય જે સ્ક્વેર ઓફ ના કરે એટલે સપોઝ ફેબ્રુઆરી પતી ગયો, તો તમે એ મહિનાનું પતાવી દો, પણ માર્ચનું નવો ચાલુ કરો, ધેટ ઇઝ રોલ ઓવર। સર મેં તો 2100 લઈ લીધા 21 શેર્સ સેટલમેન્ટ માં નહીં, ત્યારે આપણે ખરીદતા હતા ત્યારે 366 રૂપીસ પર तो खाली प्रॉमिस कर लियो, खरीदे क्या? अच्छा यू हैव जस्ट प्रॉमिस्ड कि मैं 29 फेब को खरीदूंगा 366 रुपीस पे, उस टाइम कुछ किया नहीं। समझ में आया? तो सर का सेटलमेंट पे आने तो फिर जरूरी लेनी ही पड़ती है। हाँ लेनी पड़ेगी। मतलब इसका हिस्ट्री क्या है कि वो नहीं आंकड़े आते कि इंडिया में तो लोग सट्टा बहुत खेलते हैं, डेरिवेटिव्स बहुत है, बराबर? तो सरकारी में बाबू ने सोचा कि काम करते हैं अपने, है ना, ये सेटलमेंट को कैश के बदले फिजिकल सेटलमेंट, मतलब डिलीवरी वाला सेटलमेंट कर देते हैं। तो बहुत सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, लोग थक जाएंगे, तो थोड़ा कम कर देंगे। लेकिन गधों ने ये नहीं सोचा कि 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ तो कर ही सकता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो एक टेक्निकल चीज है, उसको एक्चुअल चाहिए वो करेगा। बट आज की तारीख में भी 95% और अब तो क्या है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जीरोधा ये सब, उनका एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि अगर लास्ट दिन आ गया और 2:30 बज गया, तो 2:30 बजे वो लोग ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं है, ठीक है? बट दिस इज द बैकग्राउंड कि ऐसा क्यों किया था, वरना पहले कैश में ही चलता था। सेटलमेंट बाय कैश इज मच इजियर, राइट? सिर्फ डिफरेंस आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? स्क्वेयरिंग ऑफ या क्लोज आउट कभी भी कर सकते हो। सपोज ये पोजीशन मैंने सुबह 9 बजे लिया, तो ये 9:15 को भी कर सकता हूं, तो प्योर सट्टा हो जाता है फ्यूचर्स। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी यू कैन डू इंट्राडे व्हाटएवर, खरीद बेच जो करना है वो कर सकते हो, ऐसा। मतलब you will have to, either you or your broker will have to opt for square off,
कम अगेन, हाँ हाँ, बाय और सोल्ड जो भी आपका पोजीशन होगा वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया एनएससी के साथ, फॉरवर्ड में तो क्या था कि भाई मिकी वाज डीलिंग विद मनन, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नाउ आई एम डीलिंग विद एनएससी, तो एनएससी के लिए मिकी नो या मुकेश भाई हो, राइट, मेक्स नो डिफरेंस। एनएससी क्या बोलेगा कि ओके 2100 कोल इंडिया इंटू 366 कितना होता है, कितना, मतलब लेटर से 7.5 लाख। तो आप वो बोलेगा कि चलो 7.5 लाख का आप पोजीशन ले रहे हो तो लगभग उसका 20% मतलब 1.5 lakhs इट विल रिक्वायर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अपने घर भाड़े पे लेते हैं ना तो डिपॉजिट लेते हैं ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कि अगर आप कोई नुकसान करते हो तो उसमें से कट जाएगा, अगर सब बराबर चला तो वापस रिफंड हो जाएगा। सो एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट कि एनएससी बोलेगा कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 20% उतना अभी साइड में रख दो, दिस इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल मार्जिन। तो 1.5 लाख आपने रख दिया और फिर इसमें सिस्टम क्या होता है एक्सचेंज में कि रोज जो स्टॉक का क्लोजिंग भाव होगा ना, सपोज आपने 366 पे बाय किया है, पोजीशन लिया है, फिर नेक्स्ट डे 370 हो गया, तो 370 मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2100 एंड फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि प्रॉफिट हुआ 10,000 बराबर, तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा 1.6 लाख। फिर सपोज भाव गिरा, लॉस हुआ 30,000, तो बैलेंस क्या हो जाएगा 1.3 लाख बराबर। अब लॉस होता जाए तो फरवरी आते आते तो ये जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए वो लोग क्या रखते हैं कि 1.5 लाख इनिशियल मार्जिन और 1 लाख मेंटेनेंस मार्जिन। कि सपोज आपने पोजीशन चालू किया 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करके, अब उसमें 50,000 का लॉस हो गया तो कट के आपका तो बैलेंस 1 लाख हो गया, तो जैसे 1 लाख हिट होगा आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा, राइट। वो एक्स्ट्रा पैसा जो होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन, और वो जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन कॉल, राइट। अगर आप वो एक्स्ट्रा पैसा भरोगे, कितना एक्स्ट्रा भरने का, सपोज अभी 1 लाख हो चुका है तो यू हैव टू टेक इट ऑल द वे टू इनिशियल 1.5 लाख तक, एक्स्ट्रा 50,000 भरने का। अगर आप भरते हो तो ट्रेड चालू रहेगा, ट्रेड तो आपका 29 फेब तक जाना है, तो ट्रेड चालू रहेगा, तो फर्दर प्रॉफिट या लॉस है वो हो सकता है। अगर नहीं भरते हो तो उस भाव पे ट्रेड आपका खत्म, और आपने 1 लाख 1.5 लाख डाला था, लाख रुपए बचे वो ले जाओ, 50,000 का लॉस हो गया आपका, बात खत्म। दिस इज हाउ एक्सचेंज मैनेजेस इट्स रिस्क, राइट। एंड एज आई सेड कि मैं हूं, मुकेश भाई है कि नरेंद्र भाई है, सबको इनिशियल मार्जिन भरना पड़ेगा। सबका पैसा अगर खत्म हुआ तो पोजीशन कट हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल मार्जिन, ठीक है। और अभी तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पहले के जमाने में ऐसा था कि ब्रोकर का फोन आएगा ये वो, और पहले उसको एकोमोडेट भी कर सकते थे, मेरा लोकल ब्रोकर है, मैं बोलता हूँ यहाँ चलना 2 दिन में भरता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे क्लाइंट्स है, तो मैं माइनस में हूँ कोई प्लस में है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता था। बट नाउ द लॉज आर सो स्ट्रिंजेंट एंड नाउ एवरीथिंग इज सो सिस्टम ड्रिवन कि आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप या एसएमएस ऐसा कुछ आएगा और आपकी पोजीशन बंद हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज हाउ फ्यूचर्स वर्क्स। इट इज वेरी अनफॉरगिविंग, वो किसी को जानता नहीं है, सिस्टम के हिसाब से खत्म तो खत्म, यू जस्ट हैव टू गो बाय द सिस्टम एंड द रूल्स, ठीक है। तो अभी पूरा पढ़ो, चालू करो। सॉरी, इफ यू आर
सी वंस यू स्टार्ट अ पोजीशन देन इट डिपेंड्स, अगर भाव बढ़ा तो लॉन्ग को फायदा है, घटा तो शॉर्ट को फायदा है. हाँ, and it changes from day to day. No, it's a zero sum game. It is a zero sum game कि एक जन का प्रॉफिट और एग्जैक्टली उतना दूसरे जने का लॉस. नहीं, वो सब डिपेंड करता है कितना टाइम देते हैं हमको वो भरने के लिए. एक्चुअली तो अभी ऐसा होता है कि सपोज 1.5 लाख में से 1 लाख मेंटेन मार्जिन है ना, तो जैसे ही 1,10,000 होगा ना आपका बैलेंस, आपको मैसेज आ जाएगा कि देखो अभी आपकी पोजीशन खतरे में है, पैसा डाल दो वरना 1 लाख टच होगा तो कैंसिल, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो पूरा क्विज 49.1 तक पढ़ो. सर ये तो बायर के पर्सपेक्टिव से सेलर को तो मार्जिन ज्यादा लगता है. नहीं नहीं, सेम फ्यूचर में सेम, बायर और सेलर को सेम मार्जिन. फर्स्ट क्विज तक पढ़ो, उन्होंने भी डिटेल एग्जांपल दिया है, गो थ्रू इट. सर ये प्राइस लिमिट्स क्या होता है? हाँ, वो प्राइस लिमिट जो है ना, वो मतलब डेरिवेटिव्स हो कि सिंपल शेयर हो, हर एक एक्सचेंज में एक लिमिट होता है जिसको अपने यहाँ सब्सिट्यूट है कि एक दिन में 5% से ज्यादा या 10% से ज्यादा
वो बढ़ेगा या कम होगा तो टेम्पररी ट्रेडिंग रुक जाएगा, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर से चालू करेंगे, फिर से एक लिमिट होगा, ऐसा कंटिन्यू होता है तो पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं होगा ऐसा। सर्किट लगी जाएगी। सर्किट लगी है और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन के स्मॉल कैप स्टॉक है कि लार्ज कैप है कि क्या है। और इसमें जानने जैसी चीज इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में जो स्टॉक डेरिवेटिव में है, मतलब जिस स्टॉक पे फ्यूचर्स और ऑप्शन अवेलेबल है, प्रैक्टिकली उस पे अपने कोई सर्किट लगता नहीं है। मतलब एक दिन में वो 1000 से 0 भी जा सकता है और 1000 से 10,000 भी जा सकता है। उसमें क्या होता है, होती है लिमिट होती है 5% 10% ऐसा होता है, बट जैसे ही वो लिमिट टच हो जाती है, सपोज लास्ट वीक की IRCTC कंपनी है, इट्स अ प्रीटी लार्ज कंपनी, 60-70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक चल रहा था, उसका 10% के हिसाब से लिमिट था कुछ 850 जैसा, तो दोपहर को 1:30 बजे 850 हिट हो गया, तो जैसे ही हिट होगा ना तो 5 मिनट वो वहीं पे रहेगा, फिर सर्किट रिवाइज हो जाएगा, 15% हो गया, तो इट वेंट टू 890 नया लिमिट, तो फिर से बढ़ने लगा। उसका लॉजिक क्या है कि डेरिवेटिव में ट्रेडिंग चालू रहे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, और स्पॉट मार्केट में बंद कर दो तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए वो बंद नहीं करते हैं, सिर्फ मोमेंटरी उसमें लिमिट आता है, फिर से चालू हो जाता है। इसीलिए कुछ शेयर्स है जैसे यस बैंक था, DLF था, तो दे वर निफ्टी स्टॉक्स, इंडेक्स के स्टॉक थे, और एक दिन में 60-70% गिरे, समझ रहे हो, एक दिन में 60-70% वो गिरे थे। नहीं, क्लियरिंग हाउस इज जस्ट पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, मतलब फॉर अस इट्स द एक्सचेंज, वो इंटरनल डिपार्टमेंट है एक्सचेंज का। यस, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वही हुआ। CDSL NSDL तो वो डिपॉजिटरी है, मतलब दे मेंटेन डेटा ऑफ आपके डीमैट शेयर्स एंड एवरीथिंग। हो गया तो क्विज करो। ओके, क्विज में फर्स्ट डेली मार्क टू मार्केट फ्यूचर्स। फिर फ्यूचर के मुकाबले फॉरवर्ड में ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क होगा, बाकी लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी तो फॉरवर्ड में कम होता है, फ्यूचर्स में ज्यादा होता है, बराबर। फिर ये चैप्टर में जो नेक्स्ट दिया है वो स्वॉप्स और ऑप्शंस है, ठीक है। तो स्वॉप्स में समझाऊंगा, स्वॉप्स अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इट्स अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट अगर एक साथ आप 4-5 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सपोज मैं बोलता हूं कि मैं कोल इंडिया खरीदूंगा, बराबर 2100 कोल इंडिया खरीदूंगा एवरी क्वार्टर एंड फॉर 4 क्वार्टर्स, अभी का अभी ऐसा डिसाइड कर दिया, तो इट बिकम्स अ स्वैप। सो स्वैप इज आल्सो ऑलवेज OTC, कभी भी नाम आए स्वैप तो कभी भी वो एक्सचेंज पे नहीं होगा, वो OTC पे ही होगा।
बट वो क्या है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर ऑप्शंस, सो ऑप्शंस इज लाइक 30 to 40% ऑफ आवर सिलेबस। अलग अलग चैप्टर्स में ऑप्शन की अलग अलग बातें हैं, वो अपने करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या करेंगे, ये चैप्टर खत्म करो, उसके बाद वाला चैप्टर पकड़ो, डेरिवेटिव बेनिफिट रिस्क एंड इश्यूअर एंड इन्वेस्टर यूजेस। सी नए सिलेबस में 23 ऑनवर्ड्स they have made very small chapters, they have made very small chapters। तो हम लोग एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमारे हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है फाइन। तो एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव, अगेन कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू चेंज रिस्क एलोकेशन, ट्रांसफर रिस्क, मैनेज रिस्क, बराबर। मतलब आपको हेजिंग करना है। सपोज मैं फंड मैनेजर हूं, बराबर, सपोज मैं फंड मैनेजर हूं, 500 करोड़ का फंड चला रहा, और सपोज मई में इलेक्शंस आएंगे 2024, और वो वाला वीक आएगा कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले, बराबर, एंड आई एम वरीड यार थोड़ा भी 19-20 हुआ रिजल्ट में तो मार्केट गिरेगा और मुझे वो रिस्क नहीं लेना। तो अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ 500 करोड़, तो मैं ऐसा तो सोच नहीं सकता कि चल अभी बेच देता हूँ 500 करोड़ का माल, रिजल्ट आएगा फिर से खरीद लूंगा। अगर ऐसा करूंगा तो 500 करोड़ पे व्हाटएवर 0.1% भी अगर ब्रोकरेज लगा तो भी लाखों में होगा, प्लस टैक्सेस लगते हैं। तो उससे अच्छा आपको टेंशन क्या है कि मार्केट गिरा तो फ्यूचर्स शॉर्ट कर दो, फ्यूचर्स शॉर्ट कर दो कि मार्केट गिरा तो पोर्टफोलियो पीटेगा, लेकिन फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लिया है तो फ्यूचर्स में आपका थोड़ा मतलब प्रॉफिट है वो आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो दैट इज वन टाइप ऑफ हेजिंग। तो ये रिस्क आप आराम से कम ज्यादा कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज दूसरा एग्जांपल, क्या है, 500 करोड़ पोर्टफोलियो मैनेजर और मेरे लिए इलेक्शन के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मेरा खुद का रिसर्च किया, मैंने आधा इंडिया घुमा, मैंने मेरा खुद का पोल किया, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बीजेपी की और ज्यादा सीट आने वाली है, और मुझे ये भी लगता है कि ऐसा होगा तो मार्केट और चढ़ेगा। तो मुझे टेम्पररी मेरा एक्सपोजर बढ़ा देना है, तो 500 करोड़ का पोर्टफोलियो तो है ही, प्लस और 250 करोड़ का फ्यूचर्स खरीद लेता हूँ, समझ में आया? तो एक्सपोजर बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, इन लोगों ने जो डिस्कशन दिया है ना, एक बार पढ़ना, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ऐसा नहीं कि ऑप्शन तो फलाने चैप्टर में आ रहा है, ये तो ये चैप्टर में आ रहा है, वो लोग एक साथ सब लिख रहे हैं, मतलब एग्जांपल्स में कॉल पुट ये सब दे रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करना, राइट। जो इंफॉर्मेशन डिस्कवरी मतलब जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज्यादा प्राइस डिस्कवरी हो जाएगा, राइट। और नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पॉट मार्केट होता है, जो स्पॉट मार्केट होता है उसके मुकाबले डेरिवेटिव्स का मार्केट बहुत लिक्विड होता है और ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसके कारण क्या है, आप देखो सपोज इंडिया में F&O में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, जो बड़ी कंपनी होंगे ना उसी का होगा, कोई छोटी मोटी कंपनी का नहीं होगा। तो वैसा वर्षा है कि सिर्फ बड़ी कंपनी का अवेलेबल होगा, और अवेलेबल है इसलिए उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऑपरेशनल एडवांटेजेस पढ़ो, नेक्स्ट पेज पे दिए वो अच्छा है, 4 ऑपरेशनल एडवांटेज लिखे हैं।
सर गाली रही है सर गाली दे रहे हैं। शीट क्या बोल रहा है वही जो बोल रहा है हाँ भाई, तो नंबर 1 ईज ऑफ शॉर्ट सेल्स, बहुत बड़ी बात है। देखो क्या होता है स्पॉट मार्केट में, मुझे लगता है शेयर का भाव बढ़ेगा तो मुझे शेयर खरीदना है। शेयर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो पैसा आराम से बोरो कर सकता हूँ, इवन ब्रोकर दे देगा, वो मार्जिन ट्रेडिंग करवाएंगे, बराबर सेम थिंग। लेकिन मुझे लगता है भाव घटेगा तो मुझे शेयर बेचना चाहिए, लेकिन शेयर नहीं है मेरे पास, तो शेयर बोरो करना चाहिए। बट शेयर बोरो करना आसान नहीं है, शेयर बोरो करके बेचना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। सो इन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डू अ शॉर्ट सेल बिकॉज बोरोइंग ऑफ शेयर्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो फ्यूचर से वो एकदम इजी हो जाता है। फ्यूचर से एक बार तो लॉन्ग लेना है कि शॉर्ट लेना है, आपको एक बटन ही दबाना है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगे, लिक्विडिटी ज्यादा और लेवरेज। देखा ना कोल इंडिया का 7.5 लाख का पोजीशन, इनिशियल मार्जिन कितना 1.5 लाख, एकदम स्टैंडर्ड है इंडिया में। फ्यूचर्स में 1:5, 5 रुपए की पोजीशन लेनी है तो 1 रुपया आपको रखना पड़ेगा, मतलब 5 गुनी बड़ी पोजीशंस ले सकते हो, ठीक है। और मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब जो फंडामेंटल के करीब भाव है वो एक्चुअली मार्केट में भाव आते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस थे। फिर रिस्क, तो ऑब्वियसली लेवरेज, ये लेवरेज है 1.5 लाख रख के 7.5 लाख की पोजीशन ले रहा हूं, तो 7.5 लाख में अगर 25-30% लॉस हो गया तो पूरा इनिशियल मार्जिन आपका जीरो हो जाएगा, राइट। सो यू कैन मेक क्विक मनी बट यू कैन आल्सो लूज मनी वेरी क्विकली। तो बोलते हैं इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दैट इज इम्प्लिसिट लेवरेज। तो वो पढ़ो इम्प्लिसिट लेवरेज, और बेसिस रिस्क लिखा है वो पढ़ो। बेसिस रिस्क थोड़ा टेक्निकल है, एक बार पढ़ो मैं समझा दूं।
बेसिस रिस्क क्या है? बेसिस रिस्क जो है ना, वो जब आप हेजिंग करते हो ना उसमें आता है। सी सिंपल एग्जांपल कि सपोज आई एम अ ज्वेलर और मुझे बहुत बड़ा कुछ ज्वेलरी बनाना है 1 महीने के बाद, जिसमें गोल्ड की जरूरत पड़ेगी और मुझे हेजिंग करना है, तो मैं अभी से गोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ले सकता हूँ। मतलब भाव नक्की कर सकता हूँ ना। आई कैन डू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, अभी से भाव नक्की कर दिया, बराबर। तो दैट इज हेजिंग। बट सपोज मैं ज्वेलर हूं और मुझे जो ज्वेलरी बनानी है ना वो प्लेटिनम की बनाने की है। अब प्लेटिनम का फॉरवर्ड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं है, तो मैं देखूंगा कि यार प्लेटिनम का तो नहीं मिलता, बट सबसे क्लोज क्या है, तो स्टडी करूंगा कि प्लेटिनम और किसके भाव जुड़े हुए हैं। तो सपोज सिल्वर, प्लेटिनम इज मोस्ट लिंक टू सिल्वर, तो मेरा अंडरलाइन पोजीशन किसका है, रिक्वायरमेंट किसका है, प्लेटिनम। लेकिन हेजिंग के लिए मैं फॉरवर्ड या फ्यूचर क्या करूंगा, सिल्वर। तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया, तो हेजिंग आपका इतना परफेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिस रिस्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज मुझे गोल्ड का ही चाहिए और फॉरवर्ड फ्यूचर भी गोल्ड का है, लेकिन मान लो मेरे को गोल्ड की जरूरत है 16 फरवरी को और मैं फ्यूचर से कर रहा हूं, लेकिन फ्यूचर सेटल कब होगा, 29 फरवरी को, तो 13 दिन का मिसमैच आया। तो दैट कैन आल्सो लीड टू बेसिस रिस्क। ठीक है, मतलब या तो एसेट में या टाइम में थोड़ा भी मिसमैच आ जाता है, सो दैट इज नोन एज बेसिस रिस्क। फिर लिक्विडिटी रिस्क। So I am just reading out. Derivative instruments have a special type of liquidity risk when cash flows from a derivative hedge do not match cash flows of investor position. As an example, consider a farmer who sells wheat futures to hedge the value of wheat harvest. तो कभी-कभी क्या होता है कि सपोज मैं फार्मर हूँ और 3 महीने के बाद हार्वेस्ट है, मतलब 3 महीने के बाद मेरा गेहूं मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं मार्केट में बेचूंगा, तो पैसा मिलेगा। अच्छा, लेकिन टेंशन क्या है कि भाव क्या होगा नहीं पता है, तो अभी से मेरे को हेजिंग करना है, मतलब मैं सेल कर दूंगा। मैं पहले से सेल कर रहा हूँ कि आई विल सेल एट अ सर्टेन प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, फॉरवर्ड से किया तो ठीक, लेकिन अगर फ्यूचर से किया तो फ्यूचर से किया मैंने, सेल पोजीशन लिया 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, डेली मार्क टू मार्केट है, तो मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली और सपोज सलन 2-3 दिन भाव बढ़ते गए, तो मेरे को तो हर दिन पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि मेरा लॉस होता रहेगा, मार्जिन कॉल भी आ सकता है। अगर भाव बढ़ रहे हैं तो मुझे फायदा होगा जब मैं गेहूं बेचूंगा, तब जो अंडरलाइन ट्रांजैक्शन है वो कब होने वाला है, उसका पैसा कब आएगा, 3 महीने बाद। लेकिन फ्यूचर में जो लॉसेस जा रहे हैं वो तो रोज का रोज आपको भरना पड़ रहा है। तो ये छोटी सी बात लग रही है, बट बड़ी बड़ी कंपनी इसमें फंस के बैंकरप्ट हो चुकी है। ठीक है, एक जर्मन कंपनी थी मेटा गेजलशाफ्ट करके, एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका ऐसा ही था कि वो क्रूड कस्टमर्स को बेचता था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में और उसका हेजिंग उसने फ्यूचर्स में करा। तो भाव जब चेंज होने लगे तो जो प्रॉफिट था वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे था, उसका पैसा आने में देर था, और जो लॉसेस थे वो रोज हो रहे थे, तो इतना बड़ा उसको कैश का जरूरत पड़ा कि वो था नहीं उसके पास, एंड देन अल्टीमेटली इट वेंट बैंकरप्ट। तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 पढ़ लो। काउंटर पार्टी वो तो पता ही है ओटीसी में, फिर भी एक बार पढ़ लो, और सिस्टेमिक रिस्क। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? ओके,
हाँ भाई, पढ़ लिया। Yes, sir. और सिस्टेमिक नाम आए ना, देखो सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो हम पोर्टफोलियो में पढ़ेंगे, सिस्टेमिक अलग होता है। सिस्टेमिक मतलब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाए, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक रिस्क। तो कभी कभी डेरिवेटिव्स के कारण बहुत लोगों को लॉसेस हो जाए, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंकरप्ट हो जाए। सपोज अपने आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई को कुछ हो जाए, राइट, तो उसके कारण पूरा सिस्टम हिल सकता है। दैट इज नोन एज सिस्टेमिक रिस्क। अच्छा, फिर जो उन्होंने दिया है ना, डेरिवेटिव का यूज बाय कंपनीज मतलब इश्यूअर्स, और डेरिवेटिव यूज बाय इन्वेस्टर्स। तो जो इश्यूअर्स है, क्या क्या यूज हो सकता है डेरिवेटिव्स का? नंबर 1, मे हैव इनकम इन फॉरेन करेंसी, या एक्सपेंस भी हो सकते हैं फॉरेन करेंसी में, और उसका हेजिंग आप कर सकते हो बाय यूजिंग फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड्स या व्हाटएवर डेरिवेटिव्स है। जैसे अपनी आईटी कंपनीज है, राइट, इंफोसिस, टीसीएस, ये सब, तो उसका रेवेन्यू आता है मोस्टली डॉलर्स में या यूरो में, और अपने यहाँ तो बैलेंस शीट और सब रुपीज में बनेगा ना। तो आपको हेजिंग करना है, तो रिस्क कम करना है, तो डेरिवेटिव से कर सकते हो। अच्छा, फिर जो दूसरा लिखा है वो थोड़ा टेक्निकल है, बट अल्टीमेटली वही है कि कंपनी जब बॉन्ड इश्यू करता है ना, बॉन्ड जो इश्यू करता है, तो बॉन्ड में क्या होता है, सपोज 10 साल का बॉन्ड है, अब इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाए तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बॉन्ड का वैल्यू घट जाता है। तो अकाउंटिंग के कुछ रूल्स है कि अगर बॉन्ड का भाव घट गया है या बढ़ गया है, तो प्रॉफिट या लॉस आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो अगर आप दिखाना पड़ेगा, तो उसमें कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो आपको उससे छुटकारा चाहिए, तो उसका भी आप हेजिंग, जो हमने स्वैप नहीं देखा था अभी, मैंने बोला सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो स्वैप और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप हेजिंग कर सकते हो, सो दैट आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वो दिखाना ना पड़े। अच्छा, फिर तीसरा, कि कभी कभी बहुत सारी कंपनियों को इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, बराबर। सपोज आई एम स्टारबक्स कॉफी, राइट, तो मेरे यहाँ कॉफी का तो बहुत इन्वेंट्री रखना ही पड़ेगा, गोडाउन में बहुत सारी कॉफी पड़ी होगी। अब 31 मार्च आ गया, बराबर, 31 मार्च आ गया, तो वो जो इन्वेंट्री पड़ी है उसका वैल्यू एज ऑन 31 मार्च दिखाना पड़ेगा। अब मुझे तो यूज ही करना है। अब सपोज मैंने लिया था जनवरी में, मैंने लिया था 100 रुपए पे, अभी भाव चला है 80 रुपए, तो 20 रुपए का लॉस दिखाना पड़ेगा। भले मेरे को वो लॉस लेने का नहीं है, मेरे को तो वो यूज ही करने का है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स आई माइट हैव टू शो इट। तो उसके सामने भी मैं हेजिंग कर सकता हूँ कि मैं डेरिवेटिव्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा, तो ये जो प्रॉफिट लॉस है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। Accounting rules may permit hedge accounting. It allows firms to recognize the gains and losses of qualifying derivative hedges. At the same time, they recognize the corresponding changes in value of assets or liabilities being hedged. मतलब जो मैंने बताया ना कि आपका जो माल है उसमें प्रॉफिट या लॉस दिखा रहे हो, तो सामने डेरिवेटिव्स का भी प्रॉफिट या लॉस आप दिखा सकते हो, सो दैट नेट इफेक्ट 0 हो जाए। दैट इज कॉल्ड हेज अकाउंटिंग। और issuer hedges against the effects of a changing price or value of a derivatives underlying are classified by their purpose. तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनियां जो हेजिंग के ट्रांजैक्शन करती है ना, वो 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। एक बार पढ़ो, मैं समझाता हूं।
ऑलमोस्ट देखते हैं गिर जाता है हो जाता है गिर जाता है नया फोन लेने का प्लान कर रहा हूँ। हिंदी में अगर भाई बात 1.5 लाख बढ़ गई नया पैर भी लाना पड़ेगा। अच्छा रखेगा। वो गिरे तो वापस भी जाएगा। टोटल वो सैलरी का बहुत बना है अकाउंटिंग। ओके, तो 3 टाइप का है, हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया है कि सपोज मैंने नहीं बोला इंफोसिस टीसीएस का पैसा डॉलर में आने वाला है और उसको अभी से रुपी में कन्वर्ट कर लो बाय डेरिवेटिव्स, राइट? या सपोज आपको सीएफए की फीस भरनी होगी, कभी ना कभी भरोगे, आपको पता नहीं है उस पर डॉलर का क्या भाव चल रहा होगा, तो आप अभी से डॉलर का भाव नक्की कर दो, तो वो टाइप का जो हेज है दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो हेज, दैट इज नोन एज कैश फ्लो हेज। फिर वो इन्वेंट्री वाला एग्जांपल नहीं था कि 31 मार्च आ गया तो उसमें वैल्यू क्या होगा नहीं पता है, तो उसके सामने डेरिवेटिव्स कर लो, मतलब उसमें प्रॉफिट हो तो डेरिवेटिव में लॉस और उसमें लॉस हो तो डेरिवेटिव में प्रॉफिट, तो दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू हेज, मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू आपको स्टेबल रखनी है। और तीसरा है, राइट, वो तो क्या है कि कई बार कंपनीज होती है ना, उनका इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी में होता है, सपोज टीसीएस है तो उसकी कोई सब्सिडियरी है जो यूके में है, बराबर, सपोज टीसीएस के पास वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और वो जो कंपनी वो यूके की है, तो उसका जो प्रॉफिट लॉस है जो भी बनेगा वो तो पाउंड में बनेगा, लेकिन टीसीएस को फाइनली वो इंडिया में रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर हेजिंग कर ले तो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट हेज। सपोज आपको पता है कि भाई एक साल में आपका वो जो कंपनी है उसका वैल्यू 1 मिलियन पाउंड होने वाला है, और 1 मिलियन पाउंड को कन्वर्ट करूंगा रुपी में तो क्या वैल्यू होगा नहीं पता है, उसके लिए आप हेजिंग कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट हेज, कि आपने इन्वेस्ट किया है बाहर की कंट्री की कंपनीज में, तो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट हेज, ठीक है। और लास्ट में ये सब कंपनीज का था, इन्वेस्टर्स क्या क्या कर सकते हैं, तो एग्जांपल दिए हैं, they can hedge, modify or increase their exposures। एग्जांपल, सपोज आपको सिल्वर पे लेना है तो सिल्वर का फॉरवर्ड कर लो विथ नो और लो फंड्स इनिशियली रिक्वायर्ड। फिर जैसे शेयर्स होते हैं वैसे बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स में भी आपको एक्सपोजर घटाना है कम करना है तो डेरिवेटिव से कर सकते हो। फिर इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजर का एग्जांपल है, वो तो शुरुआत में मैंने नहीं बोला ऐसा। सो दैट इज द चैप्टर, क्विज कर लो, 2 ही क्वेश्चंस है। સર ઓફસેટ એટલે રિડ્યુસ ઓફસેટ એટલે ઊંધું કે ક્યાંક પ્રોફિટ હોય તો આપણે લોસ થાય, પેલામાં લોસ હોય તો આપણે પ્રોફિટ, એટલે ઇફેક્ટ કેન્સલ આઉટ થઈ જાય। हाँ, बी, बी रिस्क है। फिर इन्वेस्टर, इन्वेंट्री तो इश्यूअर के लिए होता है, सब्सिडियरी भी उसके लिए होता है, तो बी, ठीक है।
ऑल ऑफ यू? अच्छा, ओनली वन थिंग, मैंने बताया इन लोगों ने छोटे छोटे पार्ट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे अपने चालू करेंगे बराबर। बट व्हाट आई वांट, एक रीडिंग है इसमें, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फिर से फ्यूचर्स का ऐसा बोला है, क्या है? पुरानी बुक में 53A है, नवी नई में 73A, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम उससे चालू करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन बाय बाय।